इंटरनल मेडिसिन क्या है? Complex situation, multiple medical problems and only one doctor can deal with it. That's internal medicine. हम अल्टीमेटली चाहते हैं कि पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिले मेडिकल केयर का। आपको पता है कॉमन कोल्ड जिसको फ्लू बोलते हैं या इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, इफ यू लुक एट द US डाटा देयर 30 to 40,000 डेथ्स बिकॉज ऑफ द फ्लू। क्या एंटीबायोटिक्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेना रिस्की हो सकता है? Unfortunately, India is the leader of misusing antibiotics in the world. जो एंटीबायोटिक है आपके बॉडी में अब काम नहीं कर रही। वर्ल्ड में काफ़ी सुपर बग्स आ चुके हैं। सुपरबग, आप बिलीव करोगे उस सुपरबग का नाम क्या रखा गया था? न्यू दिल्ली। इतना बदनाम है हमारा न्यू देश। दिल्ली? जी, न्यू दिल्ली। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो है हेल्थ को लास्ट प्रायोरिटी है और इसलिए हम उसको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हाय, मेरा नाम है चिन्मय और आपका स्वागत है जागरण स्टूडियोज में। हेल्थ पॉडकास्ट का सबसे इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल पार्ट ये है दैट आई गेट टू मीट द बेस्ट डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन। और आज हम जिस ब्रांच के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंटरनल मेडिसिन। और इस ब्रांच के मैं दो बहुत ही स्पेशल डॉक्टर्स से मिलने वाला हूं जिनको आई थिंक बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर RS मिश्रा, प्रिंसिपल डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस वसंत कुंज, जिन्हें 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और इंटरनल मेडिसिन में आई थिंक वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो इस्टेब्लिश कर चुके हैं। इसके बाद आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर मुग्धा तपाड़िया, डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस वसंत कुंज, जिनको 26 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ से लेकर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स तक को वो ठीक कर चुकी हैं। सो डॉक्टर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण स्टूडियोज़ में। धन्यवाद। इससे पहले कि मैं पॉडकास्ट शुरू करूं, मैं एक अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जब इतने एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स कहीं किसी पार्टीज़ में जाते हैं या फिर शादियों में जाते हैं तो लोग उनको डांस करने के बजाय क्या वो रिपोर्ट्स दिखाते हैं, वहाँ पे अपनी बीमारियाँ लेके बैठ जाते हैं या नहीं? आप पहले मुझे प्लीज़ इसके बारे में बताइए। ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है आपका और ये हम हर जगह फेस करते हैं, शादी, पार्टीज़, एयरपोर्ट्स, स्टेशंस, एवरीवेयर। किसी को ये पता चलना चाहिए कि आप डॉक्टर हैं, फिर उनके अपनी रिपोर्ट्स, उनके परिवार की रिपोर्ट्स, उनके किसी कुलीग्स की रिपोर्ट, कोई बुरा इंसिडेंस, किसी हॉस्पिटल के साथ कोई बुरा इंसिडेंस हुआ है, वो सब नैरेटिव शुरू हो जाता है। और हम लोगों की लाइफ मतलब हम कहीं भी जाए एज डॉक्टर हट नहीं सकती। सारे क्वेश्चंस आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं और वो डिस्कस वहीं के वहीं करना चाहते हैं। दैट इज़ समथिंग विच वन शुडंट डू। बट येस, जो आपने कहा ये हम डे टू डे में फेस करते हैं। सर, आपका भी ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा होगा? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अपनी एक पर्सनल लाइफ जो होती है वो नहीं हो पाती है। कुछ लोग तो इवन प्लान करके आते हैं कि शादी में जा रहे हैं, डॉक्टर मिश्रा आ रहे होंगे, डॉक्टर मुग्धा आ रही होंगी, यार उनसे जो पूछना है रिपोर्ट निकाल लो, अपनी पर्स में रख के लाएंगे और आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे कि डॉक्टर साहब 2 दिन पहले ऐसे हुआ था, आज मिल गए तो ज़रा इसके बारे में बता दो। तो इवन इफ़ यू वांट टू एंजॉय, आपका अपना कोई फंक्शन चल रहा है, आपके वो इनवाइटी हैं, बट देन यू गेट इनटू ऑल दिस जो हम दिन भर करते रहते हैं। शाम को किसी पार्टी में कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, वी वांट टू एंजॉय, बट स्टिल यू फाइंड। एंड आई टेल यू, कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जहां आपको पकड़ा नहीं जाता। मैडम ने बोला कि एयरपोर्ट हो चाहे कहीं भी आप जा रहे हो, कोई जानने वाला नहीं होगा तो कहेगा मुझे मिलवा दो डॉक्टर साहब, जरा ये दिखानी है रिपोर्ट। ओहो, पता है मैं अपनी रिपोर्ट्स भी लेकर आया हुआ था कि इस पॉडकास्ट के पास इनको दिखाऊंगा। अब नहीं दिखाऊंगा। नहीं, यू वेलकम। जस्ट जोकिंग। अच्छा, सो डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जब हम बात करते हैं इंटरनल मेडिसिन की, सो एक पेशेंट के पर्सपेक्टिव से आप प्लीज़ बताइए व्यूवर्स को कि इंटरनल मेडिसिन क्या है? देखिए, इंटरनल मेडिसिन एक ब्रॉड स्पेशलिटी है मेडिकल फील्ड की, एंड मदर ऑफ ऑल यू कैन से मेडिकल ब्रांचेस। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, जो एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है इंटरनल मेडिसिन में, जिसमें हम MD करते हैं या DNB करते हैं, और जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिसीजेज होती हैं, वो इसकी एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हम लोगों को मिलती है ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग पीरियड। तो फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है आपके पास जो ओल्ड है, मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट प्रॉब्लम भी है, अब उनको कोई इन्फेक्शन हो गया एंड हॉस्पिटल में आ गए। अब उसको अगर स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलिस्ट के बाद भेजेंगे तो दे हैव, आई एम सॉरी टू से, बट दे हैव ट्यूबुलर विजन। हार्ट वाला हार्ट को देखता है, किडनी वाला किडनी को देखेगा। बट मेडिकल जो हम लोगों की ब्रांच है, मैं और मैडम जो चीज़ को देखते हैं वो यही है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड ओनली वन डॉक्टर कैन डील विद इट।
That's internal medicine. And it's all over the world, not only in India. India, it's little diluted. I mean, we can talk about it later. And you go to Western world, you will see the internal medicine is the most important department, because what they say, even the insurance companies, they say first go, any symptom, go to the internal medicine. He will decide whether you need to go to a cardiologist or a nephrologist, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट वहीं फिल्टर हो जाते हैं. किसी को चेस्ट पेन होता है, इट कैन बी हार्ट, इट कैन बी मसल, इट कैन बी बोन, इट कैन बी लंग, इट कैन बी एनीथिंग. अगर वो सोच के आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले गए तो सीधा वो कार्डियोलॉजी वही अपने से हार्ट का मामला शुरू हो जाएगा. करेक्ट. डॉक्टर त्रिपाठी, अगर मैं इसको ये बोलूँ कि इंटरनल मेडिसिन इज़ लाइक अ ब्रॉडर अम्ब्रेला, और उसके अंदर जो कैटेगरीज हैं, जो वेरियस स्पेशलाइजेशंस हैं, वो फिर जो हैं वो बाकी डॉक्टर्स उनको देखते हैं, तो क्या ये सही होगा? ये बिल्कुल सही होगा. इनफैक्ट अगर हम आप हमारी ट्रेनिंग देखें तो हमारी ट्रेनिंग पहले मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन में थी, और उसके बाद आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है, जैसे कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी. तो ये ब्रॉडर अम्ब्रेला है, और जब ब्रॉडर अम्ब्रेला होता है तो हमारा अप्रोच भी ब्रॉडर होता है और एक होलिस्टिक अप्रोच होता है. तो हम हर चीज़ को कंसिडर करके चलते हैं. जैसे सर ने कहा कि नैरो विजन नहीं होता है, वो विज़न हमारा ब्रॉडर होता है. तो उसमें ये बेनिफिट पेशेंट को मिलता है कि जब हमारा विजन ब्रॉडर है तो हम उसको उस तरह से देखेंगे और हमारा अप्रोच पेशेंट की तरफ वो रहेगा. तो जैसे हम कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस, इट इज़ ट्रूली मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस. डॉक्टर त्रिपाठी, आपसे मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस टाइप की इलनेस के लिए हमें इंटरनल मेडिकल या मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास में जाना चाहिए. तो आप मुझे व्यूवर्स को ये बताइए कि ऐसी कौन सी इश्यूज़ हैं जिनके लिए हमें आपके पास में आना चाहिए. मैं तो ये कहूँगी कि हर मेडिकल प्रॉब्लम के लिए आपने इंटरनल मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि हम पूरी हिस्ट्री आपकी सुनेंगे, हम डिसाइड करेंगे, हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, और फिर अगर ज़रूरत होगी तो हम डेफिनेटली सुपर स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करेंगे. हम अल्टीमेटली चाहते हैं कि पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिले मेडिकल केयर का. तो हर प्रॉब्लम के लिए आपने इंटरनल मेडिसिन, मेडिकल प्रॉब्लम के लिए इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास, हम लोग उनको इंटर्निस्ट भी कहते हैं, उनके पास आना चाहिए. और फिर हम आगे फिर डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हैं वेर एवर रिक्वायर्ड, एंड वी डू दैट इन आवर रूटीन प्रैक्टिस डे टू डे. है ना सर? बिल्कुल सही है. सो बेसिकली हमारा मेन काम ये है कि कोई चीज़ अनडायग्नोज्ड है, किसी को कोई चीज़ परसिस्टेंट प्रॉब्लम चल रही है, 2-4 जीपीज को दिखा लिया कि लोग चले गए, नहीं सॉल्व हो रहा है, यू कम टू अस इंटरनल मेडिसिन, वी विल हैव अ ब्रॉडर अप्रोच, जैसे मैडम ने भी बोला, हमने बताया, एंड उसको डायग्नोज करके इफ़ रिक्वायर्ड, जैसा मैडम कह रही थी, कार्डियोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम निकलेगी तो वी कैन डेफिनेटली टेक उनकी ओपिनियन लेके उनके पास हम भेज सकते हैं. अगर वो हमसे सॉल्व होगी तो वील डू दैट. सो मेक अ प्रॉपर डायग्नोसिस, सॉल्व द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स. दैट्स वेरी वेल सेड. जैसा कि मैम अभी बता रहे थे कि एक इंटर्नलिस्ट और जनरल प्रैक्टिशनर के बीच का डिफरेंस जो है, मैं चाहता हूँ कि आप वो व्यूवर्स को बताएं कि क्या होता है. सो देखिए, जीपी का कॉन्सेप्ट है, एक दे हैव बेसिक मेडिकल डिग्री, ओके, एंड दे आर ट्रेन टू डील विद जो जनरल मेडिकल इश्यूज होते हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको डील करना पूरी तरह से आता है. बट उससे लेवल से अगर जरा से भी ऊपर उठता है तो इट शुड बी इंटरनल मेडिसिन. लाइक फॉर एग्जांपल, किसी को जुकाम हुआ है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड टॉक टू योर जीपी. जीपी देखेगा उसको, जो भी करेगा. बट इफ़ इट इज़ नॉट गेटिंग बेटर, एज आई सेड अर्लियर, कि वो चीज़ कुछ सॉल्व नहीं हो रही है, इमीडिएटली द पर्सन शुड बी रीचिंग टू इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर. इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर उस चीज़ की पूरी हिस्ट्री, पूरा बैकग्राउंड देख के एंड वाइडर अप्रोच अपना लगा के उसको डायग्नोज करके, एंड देन द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. That is the basic difference. People get confused कि GP and internal medicine are the same. No, we are the specialized medical people for all complicated situations in medical field. Very well said. So general practitioner जो term है उसमें अनफॉर्चुनेटली इंटरनल मेडिसिन आ गया है, जो कि नहीं होना चाहिए. हम लोग स्पेशलिस्ट हैं और उस स्पेशलाइजेशन का इम्पोर्टेंस लोगों ने रियलाइज़, कुछ लोग काफ़ी डेफिनेटली रियलाइज़ करते हैं, एंड दे देमसेल्व्स से कि हम 10 लोगों के 10 स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते, या हम लोग की ये प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व नहीं हो रही है, इसलिए हम आपके पास आए हैं. और वो अप्रोच राइट अप्रोच है, और इनफैक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में यही होता है. आप किसी भी स्पेशलिस्ट को अप्रोच नहीं कर सकते. अच्छा, आपको, हाँ, कर ही नहीं सकते. कर ही नहीं सकते.
यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं बिकॉज इंडिया का अपना कल्चर है और उस हिसाब से हम कर सकते हैं, बट वहाँ आपको या फैमिली मेडिसिन या इंटरनल मेडिसिन के पास में जाना ही पड़ेगा। और अगर वो कहें तो आप जा सकते हैं। एग्जैक्टली, यस। सो डॉक्टर तपाड़िया, आप मुझे एक बात और बताइए कि जैसे कि हमारे कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, सर्दी ज़ुकाम हो गया या सीजनल एलर्जीज़ हो गई, तो क्या हम घर पे ही सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं? जैसे नुस्खे बहुत सारे होते हैं, और या हमें किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना चाहिए? अगर हाँ तो कब? सो मोस्ट कॉमन जो होता है हम उसकी बात करते हैं, ज़ुकाम, खांसी, एलर्जीज। अब घर के नुस्खे जैसे हमने काढ़ा पी लिया, हमने शहद अदरक ले लिया और ये सब अदरक की, इसका कोई नुकसान नहीं है, आप ये डेफिनेटली कर सकते हैं। आप घर में एक पैरासीटामोल की टैबलेट ले सकते हैं, अगर आपको फीवर है थोड़ी सी सेट्रिजिन ले सकते हैं, बट इससे बियॉन्ड नहीं करना चाहिए। अगर आपका ये ठीक नहीं हो रहा है तो आपने डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। आपको पेट में दर्द हो रहा है, आपने थोड़ी सी कोई एंटासिड ले लिया, बट इसके बियॉन्ड अगर है तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर आप क्या हम लोग के अंदर क्या ब्रॉल कर रहा है और वो एग्जैक्टली क्या डिसीज़ है, जब तक डायग्नोज नहीं होगी तो ये आगे बढ़ जाएगी और फिर ज़्यादा आप तकलीफ़ में रहेंगे। तो हमने छोटे छोटे एलिमेंट की, हम जो छोटी चीज़ है उसको हम घर में सॉल्व कर रहे, कभी पॉसिबल भी नहीं होता, आपके पास टाइम नहीं होता, आपको स्पेशल लीव लेनी पड़ती है, वो तो आपको ये सब चीज़ कर सकते हैं, बट उसकी एक लिमिट आपको पता होना चाहिए। आप अननेसेसरी लॉन्गर टाइम तक सफ़र कर रहे हैं। एनीथिंग, आई वुड से ब्रॉडली, एनीथिंग विच इज़ लास्टिंग मोर देन 2 to 3 days मस्ट विजिट अ डॉक्टर। डॉक्टर मिश्रा, अगर आप इस बारे में क्या बोलना बिल्कुल मैं चाहेंगे? एग्री करूंगा, मैडम जो कह रही है बिल्कुल सही है। अगर वो कुछ दिनों में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है या प्रॉब्लम बढ़ रही मतलब इवन कॉमन कोल्ड, आपको पता है कॉमन कोल्ड जिसको फ्लू बोलते हैं या इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, इफ़ यू लुक एट द US डाटा, देयर 30 to 40,000 डेथ्स बिकॉज ऑफ द फ्लू। That's why the flu vaccination is so common. So don't take it lightly. Initial days में ठीक है, you do whatever you can do at home, but उसके beyond अगर जा रहा है तो उसके complication भी हो सकते हैं। Flu can get converted into pneumonia, can give anything, and hospitalization की ज़रूरत पड़ सकती है। So इसीलिए वही जो कहा, अगर कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, लिंगरिंग हो रही है, तो उसको निगलेक्ट ना करें, जाके इंटरनल मेडिसिन के पास जाएं, वो जरूर उसको सॉल्व करके, कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा तो वो उनको तुरंत रिकग्नाइज करेंगे। अर्ली डायग्नोसिस से लोगों की जानें बच रही हैं, तो हम इंटरनल मेडिसिन वाले वहाँ काम आते हैं आपके। वहाँ काफ़ी काम आते हैं। नहीं, एक किस्सा बताना चाहूँगी आपको। मेरे इनफैक्ट मेरे रिलेटिव है, वो ट्रैवल करके हैं, वो कहते हैं हम मुझे 4-5 दिन पहले 2 दिन का फीवर हुआ था, उसके बाद में ठीक है, उनकी एज अराउंड 75 थी, डायबिटीज़ उनको है, ब्लड प्रेशर उनको है, तो उन्होंने कहा मैं ठीक थी, अब मैं ठीक है, बस आज मुझे थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो ट्रैवल करके आई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और हमने जब उनको इनिशियली देखा उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 70 था, तो उन्होंने उसको 2 दिन का फीवर देखा, इसके बीच में सिम्टम्स थे, बट वो उसको अपना मतलब अटेंशन नहीं दे रही थी, और अब वो निमोनिया में कन्वर्ट हो गया है, ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो गया है, एंड देन उनको एडमिट करना पड़ा, एंड अल्टीमेटली इनफैक्ट शी वाज ऑन वेंटिलेटर फॉर सच लॉन्ग टाइम। सो स्पेशली एल्डर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने छोटे से भी सिम्टम को इग्नोर ना करें, क्योंकि एल्डर्स में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आते नहीं हैं, उनको बुखार बहुत देर तक रहता नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है एज के हिसाब से। सो हर छोटे सिम्टम को ध्यान में रख के इग्नोर ना करें और अपना मेडिकल हेल्प लें। वहीं से लिंक्ड मेरा एक और क्वेश्चन है डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि क्या घर पर रखने लायक कुछ ऐसी बेसिक मेडिकेशंस हैं, और दूसरी चीज़ कि क्या एंटीबायोटिक्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेना रिस्की हो सकता है? सो द फर्स्ट पार्ट जो आपका क्वेश्चन है, डेफिनेटली सबके घरों में कुछ दवाइयाँ होती हैं सिंपल, जैसे पैरासीटामोल मैडम कह रही थी होना चाहिए, डाइजिन या एंटासिड्स जो होते हैं वो रख लीजिए, कभी हार्ट बर्न हो रहा है तो सिंपल चीज़ें, बट हार्ट बर्न कैन बी हार्ट अटैक ऑल्सो कभी कभी, तो उसको भी जैसा मैं कह रहा था डिटेल में जाएंगे तो आई कैन टेल यू कि वो भी खतरनाक है, बट थोड़े दिन के लिए आप कर सकते हैं। कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयाँ जैसे ले लीजिए, फेक्सोफेनाडिन है या सेट्रिजिन है, इस तरह की रख लीजिए, बट बियॉन्ड दैट अपने आप यूज़ नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो आपने सेकेंड पार्ट बोला एंटीबायोटिक्स का, अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज़ द लीडर ऑफ मिस यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन द वर्ल्ड। सो वाई? बिकॉज हमारे यहाँ क्या होता है, एक धारणा सी बनी हुई है जब तक एंटीबायोटिक नहीं लेंगे हम ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर साहब दे डिमांड, अब मैडम आपको बताएंगे, बिल्कुल आके बैठेंगे और हम अगर 3 दवाइयाँ देते हैं उसमें एंटीबायोटिक, डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक तो हमने दी नहीं, हम ठीक कैसे होंगे? पेशेंट्स खुद मांगते हैं जी, वो कहते हैं हम ठीक कैसे होंगे, आपने एंटीबायोटिक तो दी ही नहीं। आप उनको समझाइए नहीं जी ये वायरल है, इसमें एंटीबायोटिक नहीं देना है, या वो पहले शुरू कर चुके होते हैं आपके आने से पहले।
अच्छा, अपने आप जी, इसी तरह से हमने कई बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स को लूज कर दिया है, बिकॉज दे डोंट वर्क एनी मोर नाउ, बिकॉज उसको जुकाम बुखार में खा खा के लोगों ने इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया कि वो यूज ही नहीं कर पाते हैं उनको. सो वी लॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स बिकॉज ऑफ दिस. सो वर्ल्ड में इसीलिए हम लोग थोड़ा बदनाम हैं. अब एजुकेशन हम लोग कितनी भी दें, लेकिन जब तक जनरल धारणा लोगों की नहीं चेंज होगी, इसलिए एंटीबायोटिक्स घर पे नहीं होनी चाहिए. जब तक आपका डॉक्टर आपको लिख के ना दे तब तक आपको खानी नहीं चाहिए. जितनी बोली जाए, जैसे बोली जाए वैसे लेना चाहिए. डॉक्टर तपाड़िया, अगर मैं इसी क्वेश्चन को और बोलूँ कि क्या रिस्क्स हो सकते हैं अगर जैसे डॉक्टर ने कहा कि लोग अपने आप ही खा के आए होते हैं और अगर ऐसे ही लोग खा के उनको बीच में बंद कर दें, तो किस तरीके के रिस्क्स आ सकते हैं? आप डिटेल में प्लीज़ और बताइए. तो एंटीबायोटिक्स का एक ड्यूरेशन होता है, जैसे हमें कोर्स कहते हैं आम भाषा में, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है. अगर हमने उसको पूरा नहीं किया तो रेजिस्टेंस डेवलप होता है. एक तो ये कि पूरी बीमारी ठीक नहीं हुई, और जब आप उस रेजिस्टेंस डेवलप होना मतलब वो आपके बॉडी पे अब एक्ट नहीं कर रहे हैं. जैसे सर ने कहा कि हम लोग लूज़ कर चुके हैं मतलब ये रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है और वो जो एंटीबायोटिक है आपके बॉडी में अब काम नहीं कर रही. और इस तरह से हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं वर्ल्ड में कि काफ़ी सुपर बग्स आ चुके हैं. मतलब वो उनके अगेंस्ट कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता, कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता. और पहले हम लोग ये सोचते थे कि ये सिर्फ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में होते हैं, बट अब हम कम्युनिटी एक्वायर्ड ऐसे इन्फेक्शंस देख रहे हैं जिसमें कोई सारा इट इज़ पैन रेजिस्टेंट. मतलब कोई भी इवन हायर एंटीबायोटिक्स को भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग और डेंजरस सिचुएशन है. अभी हम लोग ये, मुझे नहीं पता अगली पीढ़ी के लिए क्या होगा. तो इसीलिए मैं आपके व्यूअर्स को इस प्लेटफॉर्म के द्वारा ये कहना चाहूँगी कि एंटीबायोटिक ना लीजिए, और अगर आपने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है एंटीबायोटिक्स, प्लीज़ उसका कोर्स पूरा कीजिए. अपने मन से उसको बंद मत करिए. और ये नहीं कि मैं ठीक नहीं हूँ तो मैं और 5 दिन के लिए लेती हूँ. हो सकता है कि ये एंटीबायोटिक आपके लिए काम ही नहीं कर रही, ये अप्रोप्रिएट थी ही नहीं, तो फिर आप फिर उस डॉक्टर को के पास जाइए और उनसे कंसल्ट करिए कि ये क्या मैंने इसको कंटिन्यू करना चाहिए या आपका एंटीबायोटिक का क्लास चेंज होना चाहिए. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक चीज़ और कहना चाहूँ, जैसे मैडम ने बोला सुपर बग, आप बिलीव करोगे उस सुपर बग का नाम क्या रखा गया था? न्यू दिल्ली स्ट्रेन. सो वी न्यू दिल्ली, इतना बदनाम है हमारा न्यू देश. दिल्ली? जी, न्यू दिल्ली. वी प्रोटेस्टेड तो उसका नाम हटाया गया, नहीं तो उसको नई दिल्ली नाम रख दिया गया था स्ट्रेन. बिकॉज इंडिया से जनरेट हुआ सुपर बग पूरे वर्ल्ड को सफ़र करवा रहा है. यहाँ से ट्रेवल होकर कोई अमेरिका गया, किसी और कंट्री में गया, वही इन्फेक्शन वहाँ सरफेस हुआ, पता चला वहाँ भी कोई एंटीबायोटिक नहीं काम कर रही है. So they kept the name New Delhi, just came to my mind. I thought I'll tell them. नहीं, that's a good anecdote जो आप दे रहे हैं कि दिल्ली वैसे तो काफ़ी चीज़ों के लिए मशहूर है, बट आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने हटवा दी, नहीं तो हम लोग तो बदनाम ही हो जाते हैं. जी हाँ. सो डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि अब आप हमें बताइए कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो है वो क्या है, और उसके साथ अगर आप कुछ एग्जांपल्स दे देंगे तो हम लोग और इजीली उसको समझ पाएंगे. देखिए जी, प्रिवेंटिव अब बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है हेल्थ केयर में. बिकॉज इफ़ यू सी इंडिया, जब हम देश हमारा आज़ाद हुआ था, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 37 ईयर्स. That's it? 37 ईयर्स इन 1947 जब हम आज़ाद हुए थे. आज के डेट में वी हैव रीच टू 72, 73, एंड वी आर नियरिंग टू अमेरिका विच इज़ इन लाइक नियरली 80. सो अब मोर एंड मोर पीपल विल बी एल्डरलीज इन आवर कंट्री इन फ्यूचर. और जितनी उम्र बढ़ती जाएगी ये क्रॉनिक डिसीजेज आती जाएंगी. वी हैव टू फेस दैट. नाउ अब उसके कैसे हम फेस कर सकते हैं? उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हैं. यू नो 40-50 के बाद आपको डायबिटीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास. नाउ उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं. जैसे एज कितनी है, सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है, वो क्या करते हैं, उनकी आदत क्या है, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये सब चीज़ें एक साथ व्हेन यू पुट टुगेदर, राइट, देन यू डिसाइड कि व्हाट इज दिस पर्सन एट रिस्क फॉर, whether it is cancer, whether it is heart disease, whether it is diabetes. So according to that you can plan कि हमें इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या करने, लाइफस्टाइल चेंज करानी है हमें. साल में या 2 साल में इनका, फॉर लेडीज़ आई एम सेइंग 40 ईयर्स 42 ईयर्स के बाद आपको मेमोग्राफी करानी है, 3 साल में करानी, फिर और एज बढ़ेगी तो 2 साल में करानी है. तो देयर इज अ प्रॉपर गाइडलाइन. वी फॉलो गाइडलाइंस इन द वर्ल्ड, बिकॉज दैट गाइडलाइंस आर मेड आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च एंड सीन कैसे किसको क्या होता है. तो इसलिए प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ aging population will increase, we are going to face more and more medical problems in those people. Vaccination, number one preventive measure on this earth, and this has been proven.
Why our longevity increase? Because we have one of the most successful vaccination program on this earth, largest in the world. About 4,000 kids get vaccinated, 400 crores. Yes, every because newly born plus उनके boosters लगते हैं, इतना कहीं किसी कंट्री में नहीं होता है वैक्सीनेशन. वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन, biggest user of vaccine. We are supplying all over the world, and that has saved millions of lives, increased the long life in our this thing. Along with other, water sanitation is another environmental sanitation बहुत हमारा important program रहा है. उसकी वजह से हमारी आज की डेट जो एज बढ़ रही है उसकी वजह से बढ़ रही है. ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि पहले जो हमारी लाइफ स्पैन था वो कम था और अब बढ़ चुका है, और आप जो कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो हम वैक्सीनेशन जो हैं सबसे ज़्यादा बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं. सो डॉक्टर तबाड़िया, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे एज अ इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हम लोग अडल्ट वैक्सीनेशन को देखते हैं, पीडियाट्रिशियन जो है वो बच्चों के वैक्सीनेशन को देखते हैं. तो ये माना जाता है कि जो टीकाकरण है वो सिर्फ बच्चों के लिए है, बट ये अगेन एक मिसकंसेप्शन है. अडल्ट्स की वैक्सीनेशन होनी चाहिए और वो उसकी भी कुछ गाइडलाइंस है. अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको एज़मा है, आपको एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इलनेस है, आपको डायबिटीज़ है, तो आपको वैक्सीन्स हमको अर्ली लगानी पड़ेंगी. और कुछ वैक्सीनेशन है जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वो हमको ईयरली लेनी पड़ती है. कुछ वैक्सीनेशंस है जो हमको 50 के बाद और 65 ईयर्स के बाद तो सभी को लेनी पड़ती है. पर ये वैक्सीनेशंस जो है ये आप डॉक्टर के पास जाएंगे तभी वो आपको बताएंगे कि आपके बॉडी के लिए, आपके बैकग्राउंड, आपकी कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ में, आपकी फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से, आपके ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री के हिसाब से आपने कौन सी वैक्सीनेशंस लेनी चाहिए. एंड वैक्सीनेशंस आर वेरी गुड. वी मस्ट बिलीव इन वैक्सीनेशन एज अ कंसेप्ट. और मतलब हम लोगों ने तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट वैक्सीनेशन करके ड्यूरिंग कोविड ये प्रूव कर दिया है कि वी कैन गो टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर द वैक्सीनेशन, बट देर इज़ लिटिल अवेयरनेस अबाउट द अडल्ट वैक्सीनेशन. मैं यही आपसे और पूछना चाह रहा था कि आप प्लीज़ हमें बताइए कि एडल्ट्स के में कौन कौन सी वैक्सीनेशंस जो हैं, आप चाहें तो उनका नाम भी ले सकते हैं, कि कौन सी लगवानी चाहिए. और जैसा आपने कहा कि ये हर पेशेंट के लिए डिफरेंट होता है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री, उनके ऑक्यूपेशन को देखकर. तो ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है, बिकॉज बहुत सारे व्यूवर्स को आई एम श्योर नहीं पता होगा कि ये वैक्सीनेशन एडल्ट्स के लिए भी होती हैं. सो आप प्लीज़ उसके बारे में और बताइएगा. डॉक्टर मिश्रा, आप भी इसमें प्लीज़ ऐड ऑन करिएगा. हाँ. वैक्सीनेशंस होती है मेनली जो अडल्ट्स के लिए होती है. अगर मैं स्टार्ट करूं तो हमारे टीडैप होती है. हम टेटनस, हमको लगता है कि हमने हर जख्म के बाद में टेटनस लगाना चाहिए. ऐसा जरूरी नहीं है. लोहे का कुछ जंग लग जाए तो हम मम्मी बोलती हैं कि आपने टेटनस लगाया क्या? जी. और कितने जल्दी. तो हमने ये आमतौर पे देखा है कि हर साल अगर कोई जख्म हो गया तो जाके टेटनस का वैक्सीनेशन ले लिया. ऐसे नहीं होते, उसकी भी गाइडलाइंस है. टेटनस का वैक्सीनेशन, उसके साथ में एक टीडैप करके वैक्सीन आता है, वो हमने डिप्थीरिया एंड ऑल उसमें जोड़ दिया गया है. देन अडल्ट वैक्सीनेशन में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जो हमने एवरी ईयर लेना चाहिए. अगर आपके साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ है तो आप निमोनिया वैक्सीनेशन लेंगे. फिर 50 ईयर्स के बाद में आप हर्पीस के लिए वैक्सीन्स लेंगे. उसके बाद में चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीन ली जा सकती है. अगर आपकी फैमिली में किसी को चिकन पॉक्स और आप बचपन में वैक्सीनेटेड नहीं हो और आपके घर में एल्डरली हो तो फिर हम उनको वो वैक्सीन्स देते हैं. इस तरह से ये सारी वैक्सीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. और जैसे किसी को रीनल फेलियर है, किसी को कोई लिवर की प्रॉब्लम है, तो उनको भी अलग सब तरह की वैक्सीनेशंस हैं जो देनी. और वैक्सीन्स अभी इसमें इन्वेंशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं तो वैक्सीन्स पे हो रहे हैं, बिकॉज वी से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. So preventing illnesses is very important. So for example, we have a epidemic of dengue coming every year during, and there are trials going on for dengue vaccine. There is one vaccine available in the world, but it is only approved in few countries, not in our country. There are vaccine trials going on. So because ये इसमें ये लोग जो अफेक्ट होते हैं वो यूजुअली ऑल एज ग्रुप अफेक्ट होता है, बट जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो यंग लोगों में होती है. डेंगू में अगर हम देखे जाए तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन. तो बहुत सारे ट्रायल्स भी चल रहे हैं. तो इस तरह के वैक्सीन्स अवेलेबल है, ट्रायल्स चल रहे हैं जिसमें और भी वैक्सीन्स आने वाले हैं और हमने उसको यूज़ करना चाहिए. और
उसको यूज़ अगेन ऐसे नहीं कि आप चले गए केमिस्ट के पास और बोल दिया कि हमें वैक्सीनेशन लगा दीजिए। नहीं सर, आप बिल्कुल देखते हैं बिल्कुल, ऐसे। बहुत बिल्कुल सही और कहा भी आपने, वैक्सीन जो मैं मिस कर रही हूँ, आप बताना चाहेंगे? सो मैं वही कह रहा हूँ, देखिए वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इफ़ यू आज की डेट में मोर देन 100 वैक्सीन आर इन पाइपलाइन, 100 फॉर डिफरेंट डिसीजेस। अभी तो हम जी जो आएंगी अभी फ्यूचर में आने वाली हैं, अब 10 साल में देखिए विल बी फ्लडेड विद डिफरेंट वैक्सीन। नाउ अभी तक हम इन्फेक्शन के लिए ट्रीट ये करते थे वैक्सीन, नाउ वी आर लुकिंग एट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री ने सर्वाइकल कैंसर इराडिकेट कर दिया आज के डेट में, पता है आपको, खत्म, बिकॉज दे आर गिविंग ऑल यंग गर्ल्स एंड बॉयज, सो वी कैन ऑल्सो डू इट। सो नॉट ओनली इन्फेक्शन, कैंसर के ट्रीटमेंट में BCG वैक्सीन आपने सुनी होगी, वो ब्लैडर कैंसर में यूज होती है, उसका क्योर करती है, ठीक कर देती है वैक्सीन यूज करके। सो इसी तरह की अभी बहुत हमारे जेनेटिक तक पहुंच गए हम लोग कि आपको पहले वैक्सीन लग जाए कि आगे फ्यूचर में ये बीमारी ना हो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन इज ए ह्यूज टॉपिक। आज की डेट में जितनी है इससे कई गुना 10 साल में आपको मिलेंगे जो डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो इसलिए हमारी कंट्री में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं, जैसे बोला कोई एडल्ट कहेगा हमें थोड़ी वैक्सीन चाहिए, बच्चों को चाहिए होती है। तो बच्चों के लिए इट्स एन इवेंट कि आज मुझे वैक्सीनेशन कराने बच्चे को जाना है, स्कूल से छुट्टी, कॉलेज से छुट्टी, ऑफिस से छुट्टी, नहीं जी हम तो जा रहे हैं, ड्रेसअप होके पहुंच गए। एडल्ट की जब बात करते हैं तो कोई बात ही नहीं करता है। अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री इवन गवर्नमेंट डजंट हैव any coordinated or any program for adult, national program for adult vaccination. Unfortunately, we have such a good UIP, that is universal immunization program for children. Now the time has come, and I think government will also has to take it now, because as I said, the elderly population is increasing, they have to take care and they need these vaccines. करेक्ट। डॉक्टर मिश्रा, इसी से मेरे दो सब क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं। एक तो ये कि इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद जिनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वैक्सीनेशंस लगवानी चाहिए, बट शायद वो या फिर वो अंडर मार्जिनलाइज वाले कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए ये जो एक कैटेगरी है वो कब जो है उनका जो एक बाउंड्री है वो ख़त्म होगी। सेकंड, वैक्सीनेशंस के हमने स्पेशली अगर मैं कोविड की बात करूं तो बहुत बार हमने सुना था कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद उस व्यक्ति में बहुत सारे इश्यूज आ गए या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो क्या वैक्सीनेशंस के कोई साइड इफ़ेक्ट्स या इल इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, ये आप प्लीज़ हमें बताइए। सो मैं आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पहले जवाब देना चाहूँगा। सो बेसिकली जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना अब वैक्सीनेशन के, नॉर्मली इट इज़ कंसिडर्ड वेरी सेफ, वैक्सीनेशन इज़ वेरी सेफ बिकॉज इसकी मिलियंस एंड बिलियन लोगों को दी जा चुकी है। और जो साइड इफ़ेक्ट्स की जो प्रोफाइल आती है वो है स्मॉल साइड इफ़ेक्ट्स, लाइक जहाँ पे लगाया जाता है वैक्सीन वहाँ पे थोड़ी सी दर्द हो सकती है, थोड़ा सा रेडनेस हो सकता है, पेन हो सकता है, या कभी कभी किसी को थोड़ा बुखार आ सकता है, सिंपल पैरासीटामोल से काम हो जाता है। यही इंस्ट्रक्शन हम कोविड में भी दिया करते थे कि आप पैरासीटामोल खा लेना अगर बुखार है। यस करेक्ट, डोलो इज द नेम, ट्रेड नेम। सो लेकिन ऐसा नहीं है कि सीरियस साइड इफेक्ट नहीं हो सकते लाइक एनी अदर मेडिसिन। इसके भी हम देखते हैं कभी कभी, जैसे एक एग्जांपल है गुइलेन-बारे सिंड्रोम का, विच इज़ अ फेमस बैड साइड इफेक्ट विच कैन बी सीरियस फॉर द पर्सन हु गेट्स इट। तो वो बहुत रेयर है। एग्जैक्ट इंसिडेंस आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू, बट इन वंस इन मिलियन है, मतलब किसी को होता है, बट वो भी अगर टाइमली डायग्नोज हो जाता है तो वो भी ठीक हो जाते हैं आज के डेट में, उसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो वैक्सीनेशन के नाम से डरे ना। जैसे आप कह रहे थे कि जब ये कोविड वैक्सीन हुआ लोगों ने कहना शुरू किया कि इसकी वजह से ये हो गया, नोबडी नोज, अभी रिसर्च उस पर चल रहा है कि वो कोविड कर गया जो कह रहे हैं, जिसको ब्लेम आइदर वे, आई मीन कोविड ने छोड़ा अपना साइड इफेक्ट या वैक्सीन ने छोड़ा अपना साइड इफेक्ट, नोबडी नोज। फ्यूचर में टेलस लोग इसलिए ब्लेम कर रहे हैं कि वो थोड़ा जल्दबाजी में बनी हुई वैक्सीन हैं, बट टेक्नोलॉजी ऐसी थी, वर्ड वॉज प्रिपेयर्ड एज इफ कि ये आएगा और हम वैक्सीन ले आएंगे। सो मतलब बहुत ही कमाल का काम हुआ है पूरी दुनिया में, आई एम टेलिंग यू, जो हुआ है। अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए था बट हुआ, सक्सेसफुली हमने उसको क्रॉस भी कर लिया, द हर्डल इज गॉन एंड मोस्ट प्रोबब्ली इज नॉट गोइंग टू कम बैक। यस, सो जो फर्स्ट पार्ट था आपका वैक्सीनेशन का, वो अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हु कांट अफोर्ड इट के लिए मैं बताता हूँ, इसलिए हम गवर्नमेंट के प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे, बिकॉज उसमें सब्सिडाइज या फ्री वैक्सीन मिलती हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इनिशिएटिव, एनजीओज को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बट आई टेल यू इट्स द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द मेडिकल फील्ड। इसका जो फ़ायदा है बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट भले ही आपको लगे 2000 की हमने वैक्सीन ले ली, बट अगर बीमार हो गए तो 2 लाख या 4 लाख या 10 लाख खर्चा होएगा उसकी वजह से।
So you have to weigh the risk and benefit. कि क्या है, हम उसका लार्जर पिक्चर नहीं देख रहे हैं, हम बस वो 1-2 हज़ार रुपये देख रहे हैं, 5 हज़ार रुपये देख रहे हैं, बट उसका जो लार्जर पिक्चर है विच इज़ मच मोर एडवांटेजियस देन नॉट टेकिंग इट. We have seen उसका रिजल्ट देख चुके हैं. See, diseases like polio is gone from this earth. Crippling disease, you must have seen people जो नहीं, एक बार हो गया तो क्या होता था. The biggest killer of the disease, smallpox, killed millions and billions of people. एक बार एक country की आधी population was wiped out. You know the history. Imagine करो, just because of one vaccine that disease doesn't exist now. There are many more in the pipeline. Similarly, smallpox. Yes. Correct. स्मॉलपॉक्स जो है वो Smallpox इरेडिकेट हो गया है, और खत्म हो अभी गया. नहीं, काफ़ी सालों पहले खत्म हो गया. और उससे काफ़ी ज़्यादा डेथ्स होती थी, ब्लाइंडनेस हो जाती थी, और मतलब डिसफिगरिंग ऑफ फेस हो जाता था. We are nearing now. Measles, we are nearing towards that. We have, you know, there's so many diseases you may don't get them in the next 5 years, 10 years in the time. So the vaccination is important. Yes, in spite of there's little side effects and the cost, but yes, prevention is better than cure. सो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप प्रिवेंशन की बात कर ही रहे हैं, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हमें कितना ऑफन करवाना चाहिए, आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए. सो जो गाइडलाइंस है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, एक तो आपको देर आर वेरियस पैकेजेस अवेलेबल, राइट, विद सम हॉस्पिटल्स विद द लैब्स एंड ऑल. सो ये हमने जस्ट रैंडमली जाके नहीं कर लेना चाहिए. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपको आपके लिए किस तरह का डिज़ाइंड होना चाहिए, जिसमें आपके मैक्सिमम रिस्क फैक्टर्स जो आपको ईदर बिकॉज ऑफ योर फैमिली हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ योर मेडिकल हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ योर ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री कवर हो जाए, और एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल हिस्ट्री आपको कवर हो जाए उस तरह का. सो आप जब हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो रिपोर्ट्स लेकर आ जाते हैं कि हमने ये कराया जी और आप बता दीजिए इससे क्या होगा, और देन वी रियलाइज़ कि इनको ये सारी चीज़ों की और ज़रूरत थी जो इन्होंने नहीं कराया. बट दिस इज़ टू ब्रॉडली से द रिकमेंडेशंस आर कि अगर आप अबव द एज ऑफ 42 है तो आपने एक बेसिक करा लेना चाहिए. और वुमन के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है जिसमें मेमोग्राफी एंड पैप्समियर होता है, बिकॉज उस एज के बाद में हम लोग देखते हैं कि इंसिडेंसेस ऑफ कैंसर्स जो है वो, और हम अगर उनको इनिशियल स्टेजेस में कैच कर लें तो फिर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती है और उसका स्प्रेड नहीं होता. देन एवरी 3 years होना चाहिए, और उसके बाद में अबव द एज ऑफ 55 to 60 years फिर वो एवरी 2 years हो जाता है. बट अगेन आई वुड से इट शुड बी डिज़ाइंड बाय अ डॉक्टर फॉर यू, और देन वॉट एवर इज़ कमर्शियली अवेलेबल देन यू कैन take those tests. But simple tests like blood sugar, where we are going to be a capital of diabetes, and second I would like to say is obesity, which is going to be a next big disease. हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल डॉक्टर ऐसी हो चुकी है कि सबको ही ऑलमोस्ट आई थिंक 10 में से 8 लोग जो हैं इसका शिकार होते जा रहे हैं. सो हमने इसलिए इस तरह से हमने अपना प्रिवेंटिव चेकअप कराने चाहिए, एंड दे आर यूजफुल. few in fact I would say few medical personnel are of the opinion कि क्यों टेस्ट कराओ, क्या ज़रूरत है इसके टेस्ट कराने की. बट जिस तरह से डिसीजेस के प्रेवलेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि यस हमने प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स कराने चाहिए. डॉक्टर मिश्रा, जैसे कि डॉक्टर कह रहे हैं कि डिज़ाइन होने चाहिए बेसिक टेस्ट, तो जो हमारे बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस में जो ईयरली चेकअप्स होते हैं, तो उनमें हम कैसे चुनाव करें कि कौन से होने चाहिए कौन से नहीं, अगर आप प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली में बता पाए तो. जैसा मैडम अभी कह रही थी बिल्कुल सही कि एक आप वन साइज डजंट फिट ऑल, ये रूल है इसके अंदर. एक यंग आदमी को 4 बीमारियां हो सकती हैं, एक ओल्ड आदमी को 1 भी बीमारी नहीं हो सकती है. तो सबके लिए वो ही पैकेज नहीं होगा कि इंश्योरेंस ने बोला आप यही कराओगे, सब कोई 40 साल का आदमी सब कुछ कराएगा. But if you look at the risk factor, you look at what kind of life the person is living, what is the lifestyle, the addictions, like I said, cigarette, so many things, even pan masala is there now. So many things have to be considered before we say we are using the preventive measures. What kind of lifestyle I'm going to advise you, or the same age I may advise something else. So that's why going to an internal medicine internist जिनको हम बोलते हैं, जैसे हम लोग हैं दोनों लोग, उनके पास जाएंगे तो ऑफ कोर्स वी लुक एट ब्रॉडली सारी चीज़ें एंड देन टेल यू अब आपको ये चीज़ें हर साल करनी है, ये चीज़ें हर 2 साल में करनी है. आप ऐसे करेंगे तो आप डिसीज़ को जल्दी पहचानेंगे, जल्दी पकड़ेंगे, और ये चीज़ें करो तो ये चीज़ें नहीं होंगी. दैट इज़ व्हाट द प्रिवेंशन इज़ एक्चुअली. सो वो बता के एक चीज़ का रूल फॉलो करना बहुत मुश्किल काम है. करेक्ट जी. डॉक्टर मिश्रा, आप ये मुझे बताइए कि
should the lab report be giving general interpretation and advices in lab reports? और इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए अभी बहुत सारी लैब्स हैं हमारी कंट्री में, बिग लैब्स, बिग लॉट ऑफ collection centers, and the different culture has come in this country now, which I think is not there in other western part of the world. And एक नया शुरू हो गया कि आपके 10 टेस्ट will be in 20 pages or 30 pages. Nowadays people come with like a booklet. ये मैंने टेस्ट कराए हैं, उसमें हमारे काम की देखने की चीज़ें उसमें से 5-7 होती हैं. That's very unfortunate. पेपर कभी भी वो है और हम उसकी एक लाइन भी नहीं पढ़ते हैं. So I will say not, अगर accurate exact report होनी चाहिए उसमें, nothing else should be mentioned because डॉक्टर के काम की वो इन्फॉर्मेशन नहीं है. एंड एक रिपोर्ट की इंटरप्रिटेशन कैन बी डिफरेंट. आई वाज सेइंग a 20-year-old male comes with the report, his report interpretation may be different. Another 20-year-old is very sick, the same report if you keep it in front of him, I'll say oh no, this is the other problem. So interpretation has to be done by the medical personnel. The doctor internist बताएगा आपको इस रिपोर्ट में आपको क्या है. So I think the government should take this. I am very strongly against this, that they should not give. I have seen incidences, लोगों ने रिपोर्ट पढ़ के रात भर सोए नहीं है और सुबह पैनिक स्टेट में हमारे पास आए कि मुझे ये हो गया. एंड व्हेन आई सेड नथिंग इज देयर, देन दे टेकिंग डीप ब्रेथ, व्हाट डॉक्टर नथिंग इज देयर, बट ये रिपोर्ट तो ये कह रहा है, बिकॉज दे रेड समथिंग एंड दे इंटरप्रेटेड इन देयर माइंड कि मुझे कैंसर हो गया, मुझे ये हो गया, एंड देन पैनिक एंड मिस इंटरप्रिटेशन. मैंने भी ऐसा किया एक बार. That's what I'm saying. So we see it every day. Madam will tell you, every day we face the same problem. Misinterpretation of those lines which are written below the report. यस और वो मिस इंटरप्रिटेशन में कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे सुन के कोई भी डर जाएगा. मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी बीमारियां हैं सुनने के लिए और उसका कोई मतलब नहीं है. हमको उसको राइट डायरेक्शन में ले जाना है. तो इसीलिए इंटरप्रिटेशन ना लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है. और फिर वो नॉर्मल लेवल जो हम लोग लिख लेते हैं और हर मतलब जो आता है आपके पास में, ये नॉर्मल लेवल से 1 पॉइंट ज़्यादा, इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी. ये जो 1 पॉइंट है कई बार उसको इग्नोर करना होता है और लोग लिस्ट बना के लेकर आते हैं कि हमारे ये टेस्ट में ये प्रॉब्लम है. एंड देयर आर सर्टन थिंग्स दैट we need not have an explanation for, but still people want explanation. वो वैल्यूज देखते हैं फिर उसको गूगल करते हैं. गूगल में जो होता है वो अल्टीमेटली इट लीड्स कि आपको तो कैंसर है जी, और फिर आपकी रातों की नींद खत्म हो जाती है. Google will give you a list of diseases which you can suffer. The human nature is to pick up the most serious ones. You will pick up cancer, you will pick up something which will be very serious कि I'm gone. Correct. So sir, and I always say, what is Google? Google is what people say, not what experts say. This is the difference. So अगर आप headache, for example, most common complaint, सिर दर्द है, आप डालिए गूगल में हेडेक, फर्स्ट टाइम आएगा ब्रेन ट्यूमर, माइग्रेन, पता नहीं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पता नहीं क्या क्या आएगा. तो अगर ये तो इंसिडेंसेस 0.001% है और वो अगर आपका फर्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ रहा है तो पैनिक क्रिएट करेंगे. तो पैनिक मत करिए. गूगल को हमने राइट, अगर मैं एक मेडिकल एक्सपर्ट हूँ, मैं कंप्यूटर का कोई ग्लिच आ गया और मैं उसको चाहूँ कि मैं करेक्ट करूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगी ना. इट इज़ सिमिलर विथ हेल्थ. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो है हेल्थ को लास्ट प्रायोरिटी है और इसलिए हम उसको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं. वो नहीं करना चाहिए. करेक्ट, वेरी वेल सेड. इसमें बहुत सारी जगहों पे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में खो चुका था. एंड इट्स अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस कि अगर आपके रिपोर्ट्स में हल्का भी ऊपर नीचे होता है तो प्लीज़ घबराइए मत. गूगल से पढ़कर अपनी रातों की नींद मत उड़ाइए. आप डॉक्टर्स के पास जाएं और वही आपको एक्चुअल क्या हुआ है और क्या करना है बताएंगे. इट्स अ रिमाइंडर फॉर मी एज वेल. सो इसी के साथ में आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद दिस पॉडकास्ट. मैं अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर कि आज के समय में स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसी कौन सी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बीमारियाँ हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? देखिए उसी मैं जो आपको कह रहा था कि बिकॉज ऑफ द एज एंड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी आर लिविंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चैलेंजिंग आ रही हैं. जैसे कि ओबेसिटी की भी हम बात कर रहे थे, एंड ओबेसिटी से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं. ओबेसिटी इज ए इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर सो मेनी इलनेसेस. ओके, हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाएगी, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका शुगर बढ़ जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, सो मेनी थिंग्स. एंड जो चीज़ें उससे पैदा होती वो दे आर अनदर रिस्क फैक्टर फॉर अदर बीमारियाँ.
तो उससे सब ये कुल मिला के जो चैलेंजिंग है आज की डेट में, हमें अभी ओबेसिटी डे था, पीछे बहुत डिस्कशन हुआ इसके बारे में, एक दवाई भी आ गई है, आपने सुना होगा, तो लोग वेट करना दौड़ रहे हैं सब लोग करने के लिए, तो अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग, बट हमें इसका बहुत ध्यान रखना, बिकॉज ये भी एक, जैसे मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस कह रहे थे, मदर ऑफ ऑल डिजीज हो रही है, ये पैदा हो रही हैं इससे सारी बीमारियाँ। तो ये हो गया, प्लस कैंसर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज सी द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी आर लिविंग, what we are eating, तो somehow the incidence of cancer is increasing. Why I am telling you, because आज की डेट में अगर हम किसी डिपार्टमेंट का प्रोग्रेशन देखें, जैसे हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट, ऐसे ये कैंसर डिपार्टमेंट है, फ्लरिशिंग। वाई? बिकॉज बीमारी बढ़ रही है, यंगर एज में कैंसर हो रहे हैं और ओल्डर में तो होते ही थे, तो अब कुल मिला के नंबर ऑफ कैंसर्स इंक्रीजिंग, तो वो एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। यहीं पे फिर प्रिवेंशन आता है, और प्रिवेंशन में अगेन फिर लाइफस्टाइल आ जाती है, ओबेसिटी सब चीज़ें आ जाती हैं, तो दे कैन बी प्रिवेंटेड, लाइक सर्वाइकल कैंसर आई वाज सेइंग, तो वन एग्जांपल, देयर बी सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। अदर चैलेंजिंग सिचुएशन इज मेडिकल फील्ड में जो बताना, जैसे मैडम अभी वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे हम लोग, वेरी चैलेंजिंग फॉर अस। आई टेल यू, एट द मोमेंट देयर आर नॉट मेनी एंटीबायोटिक्स इन द पाइपलाइन, देयर आर नो एंटीबायोटिक्स कमिंग, बिकॉज इट्स अ वर्थलेस इन्वेस्टमेंट फॉर द कंपनीज, बिकॉज एंटीबायोटिक कोई 5 दिन खाएगा, डायबिटीज गोली जिंदगी भर खाएगा, तो हर कंपनी डायबिटीज की दवाई बनाना चाहेगा, एंटीबायोटिक नहीं बनाना चाहता है, या नई के लिए कोई वो नहीं, बिलियन डॉलर नहीं स्पेंड करना चाहता, तो कोई रिसर्च ही नहीं हो रहा है। जो पहले पड़ी थी उसका थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके मार्केट में आ रही है। नया क्लास, नई एंटीबायोटिक पिछले बहुत सालों से नहीं आई है, आगे भी नहीं आने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। तो आपने जैसे कहा कि ओबेसिटी, कैंसर और इंसुलिन रेजिस्ट या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये जो 3 हैं, डॉक्टर आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं सर से अग्री करती हूँ कि ये 3 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हमारे, और मैं तो ये कहूँगी कि लाइफस्टाइल अपना ठीक है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। सो वन आर दीज आर एंड दे लीड इनटू क्रॉनिक डिसऑर्डर्स। ये ऐसा नहीं है कि ये जल्दी से ठीक हो जाती है, ये ठीक नहीं होती है, और काफ़ी सारी बीमारियां आज हम जो देख रहे हैं, जैसे ओबेसिटी की बात करें, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अलावा इसमें जेनेटिक फैक्टर्स में, इसमें हार्मोनल फैक्टर्स भी है, इसमें और भी कई मेटाबॉलिक फैक्टर्स है जो इम्पॉर्टेंट है, और ये एक डिसीज़ इन इटसेल्फ है। मोटापा इज़ नॉट वॉट यू ईट, इट इज़, पहले हम लोग कहते हैं यू आर वॉट यू ईट, yes definitely you are, but why only few people have this? You will see one of your friends may be eating so much and is lean and thin, and someone who is eating very less but is obese. There is a reason behind it. Obesity can lead to 229 plus complications. So ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वेट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसके बाद और इससे भी ओबेसिटी इटसेल्फ कैन लीड टू कैंसर्स। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने लाइफस्टाइल में हमने ध्यान देना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहिए, लाइफस्टाइल को बैलेंस्ड रखना चाहिए, किसी भी चीज़ का एक्सेस ठीक नहीं है, तो और किसी कोई एडिक्शंस नहीं होने चाहिए। वी सी लॉट ऑफ एडिक्शंस इज अनदर प्रॉब्लम। इन्हीं की जैसे आप बात करते हैं कि लाइफस्टाइल को ठीक करें, तो उसमें आपने जैसे कहा कि एक तो एडिक्शंस को हम करें, और क्या मतलब ये ठीक करने की डेफिनेशन क्या है एज अ फ्रॉम अ डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव, कि क्या हमें ठीक करना चाहिए अपने? सो जो हमारे लाइफस्टाइल के 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है कि हमारा न्यूट्रिशन, सेकंड हमारा एक्सरसाइज, थर्ड हमारी स्लीप। हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं स्लीप को। स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्लीप हैज़ बीन नाउ रिलेटेड टू सो मैनी डिसऑर्डर्स। एंड फोर्थ इज़ योर मेंटल हेल्थ। हम उसको भी हम इग्नोर करते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ क्या है, और उसको हम आइडेंटिफाई नहीं करते, और हम उसके लिए हेल्प नहीं करते, और हमको सोचते कि इसका तो ये नेचर ऐसा है। ऐसा नहीं है। दिस इज़ इंडिजीनस डिसीज़, इट इज़ नॉट अ डिसीज़ की एनवायरनमेंट ऐसा हो गया, कोई आपका ट्रॉमा हो गया जिससे ये ट्रिगर होती है। दिस इज़ एन इंडिजीनस डिसीज़, और इसकी ट्रीटमेंट को लेना बहुत ज़रूरी है। सो न्यूट्रिशन में हमने ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसका हमारा बैलेंस रहे। हमने स्लीप में ध्यान रखना चाहिए कि 7 to 8 आवर्स की स्लीप हमारी होनी चाहिए। एक्सरसाइज 1 hour टू आवर बॉडी, 24 आवर्स में इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर्स आवर बॉडी कि हमने 1 hour एक्सरसाइज करनी चाहिए। वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज डिपेंडिंग ऑन योर एज टाइप, आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है। स्लीप पूरी होनी चाहिए, एंड मेंटल हेल्थ, अगर आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेस है, आप
किसी चीज़ से ओवरकम नहीं पा रहे हैं, वो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए। डॉक्टर मिश्रा, ये तो बात हुई अभी हमारे प्रेजेंट टाइम की, पर अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में आप किस तरह की बीमारियों को प्रोमिनेंटली बढ़ता हुआ देख पाएंगे? एक तो यही है जो मेंटल की बात अभी चल रही थी। आई एम टेलिंग यू द इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेसेस आर इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन इंडिया में कुछ ज़्यादा हो रहा है बिकॉज हम जैसे थे उससे बहुत बदल गए हैं अभी। जैसे इंडियंस होते थे 20-25 साल, 3 डिकेड को अगर आप पीछे चले जाएं, और आज के लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टाइल सब कुछ बदल गया, कंपिटिटिवनेस बहुत बदल गया, काइंड ऑफ जॉब वी डू। आई रिमेंबर मेरे फादर, जब मैं छोटा था, फ़ोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होता था, सुबह घर जाते थे 9 से 5 की अगर ड्यूटी होती थी, 5 बजे घंटी बजती थी, अंदर आ जाते थे, ख़त्म। अभी तो लाइफ इज़ लाइक वी आर लिविंग इन अ वेरी फास्ट लेन, एंड इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है लोगों का, चाहे वो पढ़ाई ले लें छोटे बच्चों से लेके, फिर जॉब की जब सिचुएशन आती है, जब जॉब कर रहे हैं तो जॉब में प्रॉब्लम, अब हर चीज़ में स्लीप डिप्रिवेशन इज बिकॉज ऑफ ऑल दैट स्ट्रेस लेवल इज ड्राइविंग पीपल, you can say crazy in layman's language. So I'm telling you, this is going to be a big challenge in future, because ये कहीं रुक नहीं रहा है। मीडिया इतना स्प्रेड होता जा रहा है, मोबाइल फ़ोन इज अ बिग टेंशन, बिग स्ट्रेस इस, एंड रात को भी बच्चे सोना, कोई भी लें आप यंग जनरेशन में, हमारे पास पेशेंट आते हैं, पेशेंट कहेंगे 3 बजे सोता है, 4 बजे सोता है, 11 बजे उठता है, 12 बजे उठता है। लाइफ इज चेंजिंग। और करता क्या, मोबाइल फ़ोन चल रहा था, टीवी ऑन होता है, कंप्यूटर ऑन, एनी स्क्रीन इफ इट इज ओपन यू कांट स्लीप, यू नीड पीस ऑफ माइंड टू स्लीप। सो ये सब भी सब वही ओबेसिटी दे रहा है, एंड ओबेसिटी से बीमारियां हो रही हैं। सो ये सब इंटर रिलेटेड हैं, और फ्यूचर में हम इसी को सबसे ज़्यादा फेस करने वाले हैं। एंड देन एज आई सेड, फ्यूचर के जो कैंसर्स हैं, एंड देन लास्ट में द पैंडमिक विच वी हैव फेस्ड, नाउ इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट यू मे गेट मोर एंड मोर पैंडमिक्स, बिकॉज हमारा जो मोबिलिटी है ह्यूमन बीइंग की इतनी ज़्यादा हो गई है कि आज आप यहाँ हैं, कल न्यूयॉर्क पहुँच जाएंगे, कल जापान पहुँच जाएंगे, यहाँ इतनी ज़्यादा हो गई कि 24 घंटे के अंदर आप एक कोने से दूसरे कोने में पहुँच जाएंगे। बीमारी अगर हम आज लेके गए और जुकाम हो गया तो मैंने प्लेन में भी किसी को दे दिया, और जहाँ होटल में रुके वहाँ भी दे दी, तो यहाँ की बीमारी वहाँ पहुँच गई। सो पैंडेमिक की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है, फॉर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एनिमल टू एनिमल की बीमारियाँ ह्यूमन बीइंग में आ रही हैं, दैट्स अ बिग चैलेंज। सो आगे की उसमें रिसर्चर ऑलरेडी लग गए, देख रहे हो क्या होने वाला है, मोबिलिटी और बढ़ेगी, डिफॉरेस्टेशन रोक नहीं पा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, तो बीमारियां, ये गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज, नई नई बीमारियां पैदा होने वाली हैं। और पहले एपिडेमिक होता था, जैसे एक कोई बीमारी आ गई, वो एक एरिया में, एक देश में लिमिटेड हो गई, एक जियोग्राफिकल बाउंड्री होती थी जी, उसकी बाउंड्री, अब बाउंड्री नहीं है। ये जैसे सर ने कहा कि ट्रैवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो उससे वो जो है, तो देयर इज द वर्ल्ड हैज़ बिकम वन नाउ इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इलनेसेस। करेक्ट। डॉक्टर मुद्गा, आपसे एक क्वेश्चन मुझे और जहन में आ रहा है कि आजकल, जैसे कि आपने एक्सरसाइजेस की बात करी, तो बहुत लोग आजकल, हर कोई जिम जाता है अपनी बॉडी बनाने के लिए, तो आजकल बहुत सारे लोग अपने आप से ही, या सोशल मीडिया में आजकल बहुत सारे सो कॉल्ड हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो कि सप्लीमेंट्स बेच रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, तो लोग उसको ले रहे हैं विदाउट डिस्कसिंग इट विद प्रॉपर डॉक्टर्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो क्या ये सप्लीमेंट्स ऐसे लेना, फार्मास्यूटिकल कंपनियों से लेना बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के या कुछ, कितना खतरा इससे हो सकता है, कितना डेंजरस है, आप प्लीज़ वो हमें बताइए। सो इनफैक्ट ये ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, और इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे आपको हर विटामिन की, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आपको विटामिन की ज़रूरत ही नहीं है, बट एट द सेम टाइम कोई यंग बच्चा है जिसको बहुत बीमारियां, उसको एक सर्टेन टाइप ऑफ विटामिन की ज़रूरत होगी, तो हमको आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि आपको किस विटामिन की, किस मिनरल की, किस टाइम पे कितनी ज़रूरत है। हम लोग कई अपनी प्रैक्टिस में ओवर डोजेजेस देखते हैं, क्योंकि हमने एक रील पे देख लिया था इंस्टाग्राम पे कि हमने ये लेना चाहिए, तो लेते चले गए और उसको उस पर स्टॉप ही नहीं लगाया। आपकी बॉडी को उसको ज़रूरत है या नहीं है, तो ऐसे अगर हम इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे देख के अगर हम लेंगे सप्लीमेंट्स, तो इट इज़ नॉट गुड। ऑल आई कैन से इज़ कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ मेडिसिन या मल्टी वाइटामिन्स या मिनरल्स बनाती हैं, इट इज़ रेगुलेटेड, उसमें इंस्पेक्शंस होते हैं, उसकी क्वालिटी चेक्स होते हैं। जब ये क्वालिटी चेक्स होते हैं तो हम उसके बारे में वी आर श्योर अबाउट इट।
ऑल अदर थिंग्स आई एम नॉट टू श्योर उनके कितने क्वालिटी चेक्स होते हैं, तो आई एम नॉट एबल टू कमेंट ऑन दैट. बट इफ आई एम एडवाइज, इफ आई हैव टू टेक एनी मेडिकेशन, आई विल डेफिनेटली टेक फ्रॉम सम गुड फार्मास्यूटिकल कंपनी रादर फ्रॉम एनी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी. डॉक्टर मिश्रा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? No, I agree with her completely. I don't think I have anything to add here. And what madam said is absolutely correct. ग्रेट, थैंक यू सो मच. और आप दोनों से मुझे बात करके ऐसा लगा कि मैं पॉडकास्ट में तो हुई, बट एक मास्टर क्लास चल रही है जहाँ पे बहुत सारे आई थिंक क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे भी मिले और व्यूवर्स को भी मिले. और मैंने ये भी समझा कि इंटरनल मेडिसिन इज़ जस्ट नॉट अबाउट ट्रीटिंग पेशेंट्स. ये बेसिकली इट्स एक्चुअली अबाउट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग देम. तो ये एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है. तो आप लोग देख रहे थे द गोल्ड दैट इंटरनल मेडिसिन होल्ड्स बाय जागरण स्टूडियोज, पावर्ड बाय फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज. और मैं हूं चिन्मय, और अगले एपिसोड में मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में. तब तक के लिए कीप वॉचिंग. थैंक यू.